मोदी की सरकार ने 3 साल तक 55 लाख दलित और आदिवासी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप को भी ब्लॉक करके रखा। मतलब कि न सरकारी स्कूल है, न प्राइवेट में एडमिशन, न स्कॉलरशिप, न नौकरियां, और जितनी भी नौकरियां मिलती थी आज प्राइवेटाइजेशन के कारण वो सारी नौकरियां एक के बाद एक करके उसको समाप्त कर दिया गया है। आप जितना भी विधायक और सांसद हिंदुस्तान का दलित आदिवासी बैकग्राउंड का देख लीजिए, हिंदुस्तान के दलित आदिवासी बैकग्राउंड का जितना भी आईएएस आईपीएस देख लीजिए, जितना भी तहसीलदार और एसडीएम देख लीजिए, उनमें से 90% जो 70, 80, 90 के दशक में पढ़े वो सरकारी स्कूलों में पढ़े। और इसीलिए पिछले साल महाराष्ट्र की आरएसएस की भाजपा सरकार ने तय किया क्या, 68,000, केवल महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, 68,000 सरकारी स्कूलें बंद करो, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो जनाब कहते हैं कि यदि अंबेडकर करने के बजाय भगवान का नाम लिए होते तो 7 जन्म तक स्वर्ग अपने लिए सुनिश्चित हो जाता। तेल लेने गया तुम्हारा स्वर्ग। महावीर और बुद्ध की इस धरती को बाबू जगजीवन राम जी और कर्पूरी ठाकुर की इस धरती को मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, वंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय साथी, मनीष पासवान, मंटू पासवान जी, सोनू सम्राट, डॉक्टर आज़ाद कुमार जी, अमरजीत राम जी, रितेश जी, मंटू माझी जी, विकास कुमार जी, संतोष पासवान जी, कामेश्वर कुमार जी, बहन श्वेता सागर जी, साथी मंजिल, आभास पासवान, ओम प्रकाश जी, प्रोफेसर वकार, चिराग आर्यन, जेएनयू के हमारे साथी धनंजय जी, प्रोफेसर रतनलाल जी, शकील अहमद साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और चुनावी राजनीति के नेताओं के मुकाबले जो 1000 गुना ज़्यादा सड़कों पर दिखते हैं, ऐसे आप तमाम क्रांतिकारी युवा साथी, अंबेडकरवादी साथियों को भी मैं क्रांतिकारी जय भीम और इंकलाब जिंदाबाद पेश करता हूं। सबसे पहले तो चूंकि गुजरात से आ रहा हूं, अमित शाह पर एक कमेंट की जाए। इन्होंने हाल ही के दिनों में अपना खुद का गौरव बढ़ाया है। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में अमित शाह ने कहा, हम सभी ने देखा, हम सभी ने सुना, उसकी गहरी प्रतिक्रियाएं भी हुई। उनका कहना है कि अंबेडकर करना आजकल फैशन बन चुका है। बिहार की इस धरती पर से कहते हैं कि अंबेडकर करना फैशन नहीं, वो हमारा पैशन है, पैशन। वो जनाब कहते हैं कि यदि अंबेडकर करने के बजाय भगवान का नाम लिए होते तो 7 जन्म तक स्वर्ग अपने लिए सुनिश्चित हो जाता। तेल लेने गया तुम्हारा स्वर्ग। हमको स्वर्ग नरक से कोई लेना देना नहीं। हमको इसी जीवन काल के दौरान एक ऐसे बिहार का, एक ऐसे गुजरात का, एक ऐसे भारत की स्थापना देखनी है जिसमें जाति व्यवस्था का खात्मा हो जाए। एक ऐसे समाज का निर्माण चाहिए जिसमें सही मायनों में समानता हो, मानवता हो। ये बुद्ध की धरती है। प्रोफेसर रतनलाल जी और पहले के साथियों ने बताया आज के दिनों का नजारा क्या चल रहा है। हम सभी जानते हैं कि इस मुल्क में जाति व्यवस्था के खिलाफ एक व्यापक तौर पे सबसे बड़ा इंकलाब सबसे पहले किसी ने किया, वो गौतम बुद्ध ने किया। और गौतम बुद्ध की सोच
उनके प्रगतिशील मूल्य, उनकी समानता की बातें, उनकी मानवता की बातें, जाति व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने पूरी जो चेतना खड़ी की, वो न केवल हिंदुस्तान में लेकिन दुनिया के कई राष्ट्रों में, कई मुल्कों में फैली। उस कदर फैली कि आज भी जब आर्कियोलॉजिस्ट प्राचीन नगर, एंशिएंट सिटीज की डिस्कवरी के लिए एक्सकेवेशन करते हैं, जब खुदाई करते हैं, तो ईरान से लेके वियतनाम तक गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं निकली है। यह उनकी विरासत थी। लेकिन अचानक जिस प्रकार से उनकी विरासत फैली, बुद्ध के विहार बने, उनका साहित्य उस दिनों में लाखों करोड़ों लोगों तक फैला, पहुंचा, बुद्ध के भिक्षुक खड़े हुए जो समानता की, मानवता की, जाति व्यवस्था के ऊपर प्रहार करने की बात को लेकर जन जन तक निकले, उन सबको 800 साल तक काउंटर करते हुए लगातार बाबा साहब अंबेडकर के शब्दों में कहे तो एक काउंटर रेवोल्यूशन हुआ और बुद्ध के हजारों लाखों विहारों को तोड़ दिया गया, उनको खत्म किया। बुद्ध की विरासत को खत्म करने की कोशिश हुई, बुद्धिस्ट भिक्षुकों की कत्लेआम हुई और ये करीब करीब 700-800 साल तक चला। तो जाति व्यवस्था के खिलाफ जो गौतम बुद्ध कर रहे थे वो थी क्रांति, और उस क्रांति को उल्टाने का जो काम किया मनुवादियों ने, उसको बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है काउंटर रेवोल्यूशन, प्रतिक्रांति। लेकिन ये इंसानी फितरत है कि रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाए और कभी कभी रोटी, कपड़ा, मकान ना मिले तब भी एक चीज हर एक स्त्री पुरुष को, इस पृथ्वी के किसी भी कोने में आप बैठे हो, जिसकी चाहत रहती है वो है स्वतंत्रता। कभी कभी इंसान रोटी का कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, अपनी मटेरियल कंडीशन का कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, लेकिन स्वतंत्रता उसको हर कीमत पर चाहिए। वो इंसान की फितरत है। और इसीलिए इस काउंटर रेवोल्यूशन के सामने कोई रविदास पैदा हुए, ऐसो चाहू राज में जहां मिले दलितों को नहीं सभी को अन्न, ऐसो चाहू राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। नानक हुए, कबीर हुए, कबीर भी उसी शैली में कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो बुद्ध की क्रांति को मनुवादी शक्तियों ने उल्टा कर दिया, प्रतिक्रांति हुई। लेकिन उस प्रतिक्रांति के खिलाफ कोई रविदास पैदा हुए, कोई नानक पैदा हुए, कबीर पैदा हुए, गुजरात में कोई नरसिंह मेहता हुए जिन्होंने वैष्णव जन की बात की। वैष्णव जन तो तेरे रे कहिए जो पीड़ पराई दूसरों की पीड़ा को पहचाने। महाराष्ट्र में गागड़ के बाबा हुए, नारायण गुरे हुए, अय्यान कली हुए, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, सूफी संतों की भक्ति मूवमेंट की एक लंबी विरासत चली और इस विरासत ने और एक बार प्रतिक्रांति को चैलेंज की और नई तरीके से क्रांति की शुरुआत की। लेकिन ये सारी सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मूवमेंट्स थी। इन सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मूवमेंट को राजकीय शक्ति देने का किसी ने काम किया। पहली बार वो थे ज्योतिबा फुले, वो थे रामास्वामी पेरियार और वो थे डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर। और वो वही दिन थे सन 1857 के विप्लव से लेके 1947 तक का वो दौर। उसी पीरियड में जब पेरियार हुए, फुले हुए, अंबेडकर हुए, तभी सभी जाति और धर्म के लोगों को साथ लेकर कुछ प्रगतिशील मूल्यों के साथ हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था। उसमें सभी सोच के लोग थे, लेकिन उन सभी लोगों ने, सभी सोच में मानने वाले लोगों ने साथ में मिलकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की अगुवाई में
एक आधुनिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हमको संविधान दिया, और उस संविधान ने उस प्रतिक्रांति के खिलाफ एक नए सिरे से क्रांति की शुरुआत की। और उसके कारण यह हुआ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो व्यवस्था बनी थी, जिस व्यवस्था में यह तय था कि एक ही समुदाय का लोग, शिक्षा पर उनका कंट्रोल रहेगा, ज्ञान लेंगे भी वही, ज्ञान देंगे भी वही। लेकिन कोई फूले हुए, कोई पेरियार हुए, बाबा साहब अंबेडकर हुए, स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ और संविधान मिला, जिसके कारण केवल एक ही समुदाय के लोगों का ज्ञान पर कंट्रोल रहा नहीं। कूड़ा उठाने वाला वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी का बेटा भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन बन पाया, वो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर, और भारत के संविधान की बदौलत एक ही समुदाय का ज्ञान पर कंट्रोल रहा नहीं। जमीन, रजवाड़े एक ही जाति के लोगों के पास थे, लेकिन 1950 से 60 से जमीनों का बंटवारा चालू हुआ। बिहार एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट आया, राजस्थान एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट आया, गुजरात एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट आया, गवर्नमेंट वेस्टलैंड, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हुआ। विनोबा जी ने भूदान की मूवमेंट छेड़ी, वामपंथ के साथी जब उस जमाने में विपक्ष में हुआ करते थे, उन्होंने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की एक मुहिम की, और उसके कारण एक ही समुदाय के लोगों का जो लैंड पर कंट्रोल था वो टूटा, और हजारों लाखों दलित, आदिवासी, ओबीसी के बीच में जमीन का आवंटन हुआ। यह हुआ संविधान के कारण, और सड़क पर जो प्रगतिशील शक्तियों ने संघर्ष किया उनकी बदौलत। एक ही समुदाय का कंट्रोल था व्यापार वाणिज्य के ऊपर, वो भी न रहा। 1960, 1970, 1980, 90 तक, जैसा कि प्रोफेसर जी ने बताया, बहुत सी आदिवासी, ओबीसी, दलित समुदाय के लोग बैंकों में गए, LIC में गए, ONGC में गए, IOC में गए, टीचर बने, पटवारी बने, नेता बने, अफसर बने, और उनका एक मिडिल क्लास तैयार हुआ, जो आपके बिहार के गांव को, तहसीलों को छोड़कर आज पटना में बस रहा है, और 3 BHK का उसका फ्लैट है। यह पूरा जो मिडिल क्लास तैयार हुआ, उनके पास जब संसाधन आए तो व्यापार वाणिज्य पर केवल वैश्यों का कंट्रोल न रहा, वो भी पटना में एडिडास का शोरूम करने लगे। ये भी हुआ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण। सड़क पर उतर कर लोग लड़े, संघर्ष किया उसके कारण। लेकिन पिछले 10 सालों के दौरान क्या हो रहा है, जो सफाई कर्मी का बेटा प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन बन सकता था, शिक्षा मंत्री बन सकता था, उन्होंने देखा कि ये दलित समुदाय के लोग, ये ओबीसी के लोग, ये DNT के लोग, ये मुसलमान, ये दलित, ये सारे कमजोर तबके जो रैलियां करते हैं, जो धरने देते हैं, जो सेमिनार करते हैं, जो ऐसे कन्वर्सेशंस करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उनके पास पैसा कहां से आता है? बड़े पूंजीपति तो है नहीं। तो पता चलने पर उनको, ये जांच करने पर उनको पता चला कि इनको छोटा मोटा चंदा देता है कोई प्रोफेसर, कोई पटवारी, कोई टीचर, कोई ONGC IOC का कर्मचारी, कोई बैंकर, कोई LIC का एजेंट, कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर। और पड़ताल की कि ये लोग वहां पहुंचे कैसे। आप जितना भी विधायक और सांसद हिंदुस्तान का दलित आदिवासी बैकग्राउंड का देख लीजिए, हिंदुस्तान के दलित आदिवासी बैकग्राउंड का जितना भी IAS IPS देख लीजिए, जितना भी तहसीलदार और SDM देख लीजिए, उनमें से 90% जो 70, 80, 90 के दशक में पढ़े वो सरकारी स्कूलों में पढ़े। और इसीलिए पिछले साल महाराष्ट्र की RSS की भाजपा सरकार ने तय किया, क्या 68,000, केवल महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, 68,000 सरकारी स्कूलें बंद करो। ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जब सरकारी स्कूल ही नहीं रहेंगे तो फिर कोई आदिवासी और दलित का बेटा LIC का न एजेंट बन पाएगा, न बैंक का मैनेजर बन पाएगा, न उसको ONGC में नौकरी मिलेगी, न DU में प्रोफेसर बन पाएंगे। ये साजिश रची जा चुकी है, रचने वाली नहीं, ये साजिश ऑलरेडी अमल में है। तो एक तरफ सरकारी स्कूल खस्ता हालत में थे और उसको सिस्टमेटिकली बंद करो। किस कदर? केवल एक ही स्टेट में 68,000
68,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का प्रोजेक्ट। दूसरी तरफ दलित, आदिवासी, कमजोर तबकों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, पहले से ही वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अपनी बेटियों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाए, उसमें भी इतनी जबरदस्त महंगाई कि अब तो किसी कीमत पर हम अपने परिवार की बेटियों को, बेटों को, अपने स्टूडेंट्स को इन प्राइवेट स्कूलों में उनका दाखिला करवा पा रहे नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी एक सपोर्ट मिलता था, वो था स्कॉलरशिप का सपोर्ट। लेकिन मोदी की सरकार ने 3 साल तक 55 लाख दलित और आदिवासी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप को भी ब्लॉक करके रखा। मतलब कि न सरकारी स्कूलें, न प्राइवेट में एडमिशन, न स्कॉलरशिप, न नौकरियां, और जितनी भी नौकरियां मिलती थी आज प्राइवेटाइजेशन के कारण वो सारी नौकरियां एक के बाद एक करके उसको समाप्त कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर आपकी शिक्षा को ध्वस्त कर दिया है। अब कोई दलित और आदिवासी इंटेलेक्चुअल न बने, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करने न जाए, आईएएस आईपीएस न बने, इस प्रकार का प्रोजेक्ट पिछले 10 सालों में मोदी, आरएसएस, भाजपा की सरकार ने कर दिया है। दूसरी तरफ जो जमीनों का आवंटन हो रहा था दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को, अब आवंटन तो हो रहा है लेकिन एससी एसटी ओबीसी को नहीं। किसको? अडानी को, अंबानी को, एसआर को, पूंजीपतियों को, धंधा सेठों को और रियल एस्टेट के माफियाओं को। और जो छोटी मोटी पूंजी 8-10 दलित और आदिवासी और ओबीसी एकत्रित करके पटना में या सूरत, बड़ौदा, राजकोट, अहमदाबाद में या चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, पुणे में एक शोरूम में, एक बड़े मॉल में शोरूम करते थे, वो एंटरप्रेन्योर्स को भी कोई सरकार एक फुटी कौड़ी का सपोर्ट करना चाहती नहीं। मतलब यह है कि भारत के दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों, डीएनटीस, कमजोर तबके के लोगों, ओबीसी, समझ लो आपके लिए केवल 2 काम है। यदि आप पटना शहर में है, आप अहमदाबाद में है, आप पुणे, नागपुर, बेंगलोर में है, तो चुपचाप फैक्ट्री में जाइए, 12-14 घंटा का आपको 450 रुपये मिलेगा। और यदि आप गांव में है तो वहां भूमिहीन खेतीहर मजदूर के तौर पर अपना जीवन व्यतीत करिए। और इसीलिए इस 10 साल को मैं कहता हूं ये प्रतिक्रांति पार्ट 2, ये प्रतिक्रांति भाग 2 चल रहा है। यदि इसके खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे तो फिर कितना भी हम 14 अप्रैल मना ले, 6 दिसंबर मना ले, भीमा कोरेगांव शौर्य दिन मनाने चले जाए, 26 नवंबर के दिन संविधान को याद करें, लेकिन यदि इस बात को नहीं समझेंगे तो हमारे लिए कोई फ्यूचर नहीं। इस बात को लेकर एक क्लैरिटी हम सबके बीच में होना चाहिए, इंक्लूडिंग मेरी पार्टी। चुनावी राजनीति में जितनी भी मेन स्ट्रीम की पार्टियां से, सब पार्टियों से कुछ ना कुछ सबको कंप्लेन है, शिकायत है, दिक्कत है, ग्रीवेंस है, मुझको भी है। लेकिन इस मुल्क में सीपीआई, सीपीएम, सपा, बसपा, एनसीपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके, जितनी भी पार्टी है, इन सभी पार्टी में जिस प्रकार से संविधान लागू करना चाहिए वो नहीं किया। ऐसा यदि किसी का शिकायत है तो वो मानने को तैयार हूं, लेकिन संविधान खत्म कोई करना चाहता है वो केवल और केवल आरएसएस और बीजेपी है। इतना क्लैरिटी तो होना चाहिए। आज साथियों, प्रतिक्रांति के इस दौर में यदि हम अपना इलेक्टोरल पोजीशन सही नहीं रखेंगे, हमको जिस प्रकार की मूवमेंट खड़ी करनी है उसके साथ साथ एक इंडिपेंडेंट सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ साथ एक इलेक्टोरल हमारी एक लाइन क्लियर होनी चाहिए। और उसमें पहला संकल्प ये हो जो बार बार रतनलाल जी ने कहा कि दुनिया उल्टी हो जाए, नो टू बीजेपी, नो टू आरएसएस। ऐसा कोई भी कृत्य, ऐसा कोई भी डिसीजन, ऐसा कोई भी चॉइस हम पॉलिटिकली करते हैं या अपनी जनता को समझाते जिसके कारण एक वोट का भी बेनिफिट यदि बीजेपी को हुआ तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों पर पानी फेरने के अलावा कुछ नहीं होगा। इस बात का हमको संकल्प करना चाहिए। आज साथियों, ये दलित विमर्श का कार्यक्रम है। आप सोचिए, हिंदुस्तान में यदि
केवल 100 दलित है। 2011 के सेंसस के मुताबिक यदि 201 मिलियन दलित है, आज 2024 में है और करीब करीब 30-35 करोड़ इस मुल्क में दलितों की आबादी है, लेकिन उसमें से श्रमजीवी कितना होगा? यदि 100 दलित है आज भारत के अंदर, हमारे देश में 100 में से कम 70-75% दलित वो श्रमजीवी है। यदि वो गांव में है तो भूमिहीन है, 100 गज के प्लॉट का उसको इंतजार है। यदि वो शहरों में है तो वो फैक्ट्री में मजदूर है। हमारी बहनें किसी के वहाँ कचरा पोता करने जाती है, या आशा वर्कर है, या आंगनवाड़ी में है, या ईंटों के भट्ठों में है, कंस्ट्रक्शन की साइट में है, केमिकल की फैक्ट्रियों में। कुल मिलाकर दलित आंदोलन एक श्रमजीवी आंदोलन होना चाहिए। लेकिन तकलीफ यह हुआ है कि हमारे आंदोलन के ऊपर जो मिडिल क्लास का जो दलित है उसी का दृष्टिकोण हावी है, और उसके कारण जो मजदूर दलित है उसकी जो पीड़ा है, उसका जो भूमि का सवाल है, उसका जो शिक्षा का सवाल है, उसके घर के प्लॉट का जो सवाल है, उसके फैक्ट्री में यूनियन बनाने की जो ज़रूरत है, उसको आज न्यूनतम वेतन मिनिमम वेज भी नहीं मिलता। इन सवालों के साथ हमारा ज़्यादा तक कोई सरोकार नहीं रहा, और इसीलिए मैं मानता हूँ आज के इस दलित विमर्श में हमें इस बात के ऊपर गौर फरमाना होगा कि दलित आंदोलन प्राइमरीली एक वर्किंग क्लास मूवमेंट होना चाहिए। यदि मुझे जाति के नाम पे अपमानित कर सकते हैं, प्रोफेसर रतनलाल जी को भी कर सकते हैं, जो हमारे बड़े बड़े अफसर हैं उनकी क्या दिक्कत और शिकायतें रहती है कि अच्छा पोस्टिंग नहीं मिला, अच्छी ट्रांसफर नहीं हुई, जहां मलाई मिलती है वहां हम लोगों को पोस्टिंग नहीं देता, उस प्रकार की दिक्कत रहती है। लेकिन जो 100 में से 75 मजदूर दलित है उसका सवाल रोटी का है। उसको आत्मसम्मान के साथ साथ अपने सर के ऊपर शेल्टर चाहिए, उसको आत्मसम्मान के साथ साथ जोतने के लिए जमीन चाहिए।